तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक कैश बुक। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेजर। लेजर के अंदर हमने प्रिपेयर करना समझा था कि कैसे लेजर हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री से। हमने क्लासिफिकेशन समझा कि कैसे क्लासिफाई किया जाता है जर्नल एंट्रीज को इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स दैट इज लेजर में, और उसी क्लासिफिकेशन का एक एक्सटेंशन हम पढ़ेंगे आज कैश बुक के नाम से। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कैश बुक, कैश बुक का मतलब है कि वो बुक जिसके अंदर हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं? वो कैश में पेमेंट भी हो सकते हैं और कैश की रिसिप्ट भी हो सकती है। तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को कैसे कैश बुक में मेंशन करेंगे, हम उनके बारे में समझेंगे। और साथ ही हम समझेंगे कि कितने तरह की कैश बुक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि पैटी कैश बुक क्या होती है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है और उसे क्यों प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में। तो बेसिकली हम समझें तो कैश बुक क्या है कि कैश बुक वो बुक है जिसके अंदर हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वैसे कैश बुक 3 तरह की होती है, लेकिन हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग 2 तरह की कैश बुक को हम स्टडी करेंगे। इन कैश बुक के नाम जो 2 तरह के दिए हुए हैं वो एक है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इस वाली कैश बुक के अंदर एक ही कॉलम होगा और इस कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होंगे। अब ये कॉलम किस चीज के? ये कॉलम है अमाउंट के, कि आप इस कैश बुक में जो अमाउंट मेंशन करेंगे उसके कितने कॉलम होंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही मेंशन करेंगे। वहीं डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से एक कॉलम होता है कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन का और दूसरा कॉलम होता है बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन का। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बारे में डील किया जाएगा। वहीं डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश एज वेल एज बैंक की रिसिप्ट और कैश और बैंक के पेमेंट के बारे में डील किया जाएगा। अब हम समझेंगे कि अब इनका प्रिपरेशन कैसा होता है। इसका प्रिपरेशन के लिए एक बेसिक फॉर्मेट है कैश बुक का, जिसके बारे में हम समझेंगे। इसी के साथ साथ हमें एक्सेस नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है जो हमने लेजर में समझा कि लेजर के अंदर जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है। हमने कैश अकाउंट बनाना भी सीखा था लेजर के अंदर। वैसे ही आपको कैश अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन कहें या एक नए फॉर्मेट के साथ हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। तो इस कैश बुक के अंदर हम मेंशन करेंगे, एक साइड में हम जितने भी कैश रिलेटेड पेमेंट होंगे वो मेंशन किए जाएंगे, वहीं दूसरी साइड में जितना भी कैश हमने रिसीव किया वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर सारी चीजें प्रॉपर वे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मेंशन करना जरूरी होता है। वहीं कैश अकाउंट और इस कॉलम के डबल कॉलम के अंदर हम कैश और बैंक दोनों के कॉलम प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर अगर हमने कैश रिसीव किया है तो कैश रिसीव जो है उसकी एंट्री भी वहां पर मिलेगी। वहीं अगर हमने कैश का पेमेंट किया है तो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमको वहां पर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि तो फिर बैंक का क्या होगा। तो बैंक के अंदर भी बैंक का पेमेंट, अगर आपने बैंक से कोई भी पेमेंट किया तो आपको बैंक का पेमेंट भी उसी के अंदर प्रिपेयर करना है। वहीं अगर हमने बैंक से अगर कोई रिसिप्ट है तो उसे भी हम वहीं पर मेंशन करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो हम सबसे पहले समझते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, फिर हम समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में क्या होता है। सबसे पहले जब आप कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो उसकी हेडिंग होगी कैश बुक। सेम जिस तरह से लेजर प्रिपेयर होती है उसी तरह से आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाली साइड आपकी डेबिट साइड कहलाती है, ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है, जो हमने लेजर में भी समझा। तो ये जो साइड है वो डेबिट साइड है और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड है।
अब हम इसको अलग अलग वे में बाइफरगेट कर देते हैं। एक कॉलम बनेगा सेम जैसे लेजर में बनता है डेट का, दूसरा कॉलम जैसे लेजर में बनता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम जैसे बनेगा, अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये लेजर नहीं है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेजर, तो ये हम लेजर की जगह पर यहाँ पर जर्नल फोलियो लिखते थे, इंस्टेड ऑफ जर्नल फोलियो हम यहाँ पर कैश अकाउंट का वो रेस्पेक्टिव लेजर फोलियो मेंशन करेंगे, फिर आएगा हमारा अमाउंट का कॉलम। इसी तरह से सेम यही पार्ट यहाँ बनेंगे, बैंक, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्लियर? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट, सेम ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब समझने की बात क्या है कि इनकी पोस्टिंग में कोई डिफरेंस है, तो इसका जवाब होगा कि इसकी पोस्टिंग में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम लेजर पोस्टिंग करते आए वैसी ही पोस्टिंग आपको इसके अंदर भी करनी है। जिस तरह से क्रेडिट साइड में किसी भी अकाउंट का नाम लिखने से पहले हम बाय का यूज कर रहे थे, इन द सेम वे डेबिट साइड में हम किसी भी अकाउंट का नेम लिखने से पहले उसके नाम के आगे प्रीफिक्स लगा रहे थे टू, वही चीज आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है। कोई नई चीज नहीं है, जो हमने लेजर प्रिपेयर किया इन द सेम वे हम कैश बुक का भी प्रिपरेशन उसी वे में करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने कैश रिसीव किया एज एन कैपिटल, मींस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, तो इसका मतलब क्या है, जर्नल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसका प्रिपरेशन कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया, यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे आप टू कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो का मतलब है कि यहाँ लेजर का जो जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर किया आपने, उस लेजर फोलियो में आप उस लेजर का पेज नंबर मेंशन करेंगे जहां पर ये रेस्पेक्टिव अकाउंट आपका बना हुआ है, तो यहाँ हम लेजर फोलियो मेंशन करेंगे। और कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 से। इसी तरह से अगर आपने कैश में गुड्स परचेज किए तो हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, 5,000 रुपीज। सेम इसी तरह से आपको कैश बुक को प्रिपेयर करना है। तो हमारे लिए कुछ भी कोई भी चीज नई नहीं है, हमने जो लेजर में किया एज इट इज वैसा ही हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो अगर इसे देखकर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वाली साइड में जब भी आप पैसा रिसीव करेंगे तो ये इस वाली साइड में मेंशन किया जाएगा, और जब भी आप कभी भी कैश में कोई पेमेंट करेंगे तो आप इस साइड में मेंशन करेंगे। दूसरी चीज आपके दिमाग में ये भी क्लियर है, क्योंकि ये कैश बुक है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हम मेंशन करेंगे। मतलब अगर आपने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं तो उसमें कहीं पर भी कैश अकाउंट नहीं आता, तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक में मेंशन नहीं करनी है। तो उधार पर कोई भी चीज खरीदी या उधार पर कोई चीज बेची तो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अंदर क्योंकि कैश अकाउंट नहीं आता है तो उस रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन को भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कैश बुक में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनके साथ में कैश रिलेटेड वर्किंग अटैच होगी। तो अगर कैश वहां पर अटैच्ड है तो आप वहां पर कैश बुक में उसे मेंशन करेंगे, और अगर कैश नहीं है, दैट इज नॉन कैश कोई ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब समझने की बात यह है कि कैश बुक की डेबिट साइड जो है वो कहलाती है रिसिप्ट साइड। कौन सी साइड है ये, रिसिप्ट साइड। और कैश बुक की क्रेडिट साइड कहलाती है पेमेंट साइड। सो दैट आप कभी भी कोई चीज को मेंशन करने में गलती नहीं करें। जब भी आप कैश में किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट को आप उसकी क्रेडिट साइड दैट इज पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो जो भी कैश रिसीव करेंगे वो हमेशा कैश बुक की डेबिट साइड दैट इज रिसिप्ट साइड में मेंशन किया जाएगा। ये है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसी तरह से इसकी बैलेंसिंग में आपको फिर से याद दिला देता हूं, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो दोनों साइड की टोटल देखते हैं, जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी वो दोनों साइड में मेंशन कर दी जाएगी। यहाँ देखने पर पता लग रहा है कि इस साइड की टोटल जो है वो ज्यादा है 10,000, इधर की टोटल 5 है, लेकिन जो मैक्सिमम टोटल होगी या जो ज्यादा टोटल हायर टोटल होगी वो हम दोनों साइड में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 10,000 लिखना है, लेकिन अब इधर की टोटल तो 5 ही हो रही है, तो रिमेनिंग 5,000 आप यहाँ मेंशन करेंगे और उसको नाम
जो देंगे वो होगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 5000 का आपका कैश में बैलेंस बचा है। जब आप इसे ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लेकर जाएंगे तो ये अपोजिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन की जगह अब लिखना है हमें ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 5000, वो यहाँ मेंशन होगा। हमेशा ध्यान रखना कि कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में मिलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए असेट है और जो भी असेट होंगे उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको डेबिट कॉलम में ही मिलेंगे। वहीं अगर कोई भी हमारी लाइबिलिटी होगी तो उनका ओपनिंग बैलेंस हमें क्रेडिट साइड में मिलेंगे, क्योंकि कैश हमारी कभी लाइबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास होगा हम उतना ही पैसा खर्च कर पाएंगे, उससे ज्यादा कैश हम किसी को नहीं दे पाएंगे। मान लो आपकी जेब में 5000 है और आप 7000 की चीज खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो किसी से 2000 उधार लेंगे कैश, तभी आप जाकर 5 और 2 7000 उस सामने वाली पार्टी को दे पाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी जेब में 5000 है और 7000 का सामान आप कैश पेमेंट करके ले आए। तो कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। तो कैश कभी भी आपका नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की एक फैसिलिटी है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली क्या फैसिलिटी है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है 5000, लेकिन आपने बैंक में से पैसे निकाले या बैंक से पेमेंट किया 6000 का, तो बैंक उस पेमेंट को 6000 को भी सक्सेसफुल पेमेंट के तौर पर डील करवा सकता है। तो जो 1000 रुपीज आपने एक्सिस पे कर दिया कि हमारे खाते में नहीं थे, फिर भी वो 6000 का पेमेंट हो गया, तो ये जो 1000 है ये बैंक ने आपको उधार दिया है और ये 1000 के ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। और इस नेगेटिव 1000 कैश बैलेंस को या बैंक बैलेंस को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये फैसिलिटी जो है वो हमें इन क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसिडर्ड एज एन लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा बैंक ने हमें उधार दिया है और हमें उसे चुकाना है। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपको कौन सी साइड में मिलेगा? क्रेडिट साइड में। वहीं अगर कैश क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में ही मिलेगा। ये याद रखने की बात है बच्चों, याद रखना कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस मिलेगा और बैंक का बैलेंस आपको डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में मिल सकता है। कंडीशन ये है कि अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव है तो वो आपको क्रेडिट साइड में भी मिल सकता है, लेकिन अगर कैश बैंक में बैलेंस आपका पॉजिटिव है तो वो हमेशा आपके असेट के तौर पर डेबिट साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस आपको डिनोट होता हुआ नजर आएगा। तो ये था मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट। अब हम इसी के अंदर कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, सेम फॉर्मेट में हम वर्क करेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अमाउंट के कॉलम कितने होंगे? 2, एक होगा कैश का और दूसरा होगा बैंक का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस कॉलम को, अमाउंट का जो कॉलम हमें दिख रहा है, हम उसी कॉलम को 2 कॉलम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पर इस अमाउंट की जगह पर अब मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अब हम दो चीजों को एक ही साथ में डील करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसके 2 कॉलम बना दिए। तो ये अमाउंट का कॉलम जो है वो हमारे 2 हो गए। एक कॉलम कहलाएगा कैश का कॉलम, दूसरा कॉलम कहलाएगा बैंक का कॉलम। इसी तरह से ये कॉलम कहलाएगा कैश और ये कॉलम कहलाएगा बैंक। अब आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन, अब आपका चाहे वो कैश में हुआ चाहे बैंक से हुआ, आप दोनों ही ट्रांजैक्शन डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रेस्पेक्टिव अमाउंट आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना होगा। अगर आपने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन का रेस्पेक्टिव अमाउंट बैंक के कॉलम में मेंशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 कैश से और 30,000 बैंक बैलेंस से, तो आपको क्या करना है, 2 कैपिटल अकाउंट, कैश में लिखेंगे 10,000 और बैंक कॉलम में लिखेंगे मान लो 30,000। तो 40,000 रुपए हमने लगाकर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, टू कैपिटल अकाउंट 40,000। अब क्योंकि हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश और बैंक दोनों एक ही साइड में, एक ही वे में हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए कैश में 10,000 आए तो कैश के कॉलम में 10,000, बैंक में 30,000 आए तो बैंक के कॉलम में 30,000। मान लो आपने गुड्स परचेज किए
10,000 के, जिसमें से 2,000 आपने कैश पे किया और 8,000 का सामने वाले को चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पेमेंट किया। तो बाय परचेजेस अकाउंट कैश में लिखेंगे 2,000 और बैंक में लिखेंगे 8,000। आपने गुड्स सेल किए 3,000 रुपए में, तो वो आपने सेल किया मान लो कैश में, तो अब हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचे? 3,000 में। और किस में बेचे? कैश में। बैंक में कोई हमारा सेल नहीं हुआ, तो आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना है 3,000 और बैंक में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो आप इस तरह से इन डबल कॉलम कैश बुक के अंदर इनकी वर्किंग करेंगे। अब हमें समझना यह है कि इनकी बैलेंसिंग कैसे होगी। जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो बैलेंसिंग का कंसेप्ट अगेन सेम है। अब मैं अगर इसकी बैलेंसिंग करने जाऊंगा तो मुझे, क्योंकि हमने अमाउंट के कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड किया, कैश में और बैंक में, तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग करते वक्त भी हमें इन दोनों कॉलम की इंडिविजुअल बेसिस पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी बैलेंसिंग अगर करूंगा तो बैलेंसिंग कैसे होगी? 10 + 3 13,000 और इधर कितना है? 2,000। बड़ा कौन है दोनों में से? ऑब्वियसली 13,000, तो यहाँ 13,000 मेंशन होगा। सेम इसी साइड में आपको इनकी टोटल लगानी है, वही टोटल यहाँ पर भी मेंशन होगी। इधर आते हैं, बैंक में कितना है? 30,000 और आपने पेमेंट कितने का किया? 8,000। 30 में से 8 का पेमेंट कर दिया, स्टिल हमारे पास बैंक में बैलेंस कितना है? 22,000 और वो पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमने बैंक से अभी तक कुछ भी उधार नहीं लिया। क्योंकि हमने बैंक से कुछ भी उधार नहीं लिया, दैट मीन्स बैंक का हमारा क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। और बैंक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है? कि वो हमारे लिए असेट है, और असेट होने के कारण उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं। टोटल 30, इधर 8, बड़ा कौन? 30,000। वही टोटल आपको अपोजिट साइड में भी मेंशन करनी होगी। अब बैलेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस इसी साइड में आएगा, क्योंकि दोनों साइड में ये छोटे हैं। तो आपको यहाँ मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 13 में से 2 गए 11,000, 30 में से 8 गया 22,000। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। जब हम इसे ओपनिंग बनाएंगे तो कैसे मेंशन होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश में? 11,000। कितना है बैंक में? 22,000। ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का कंसेप्ट और उनकी रेस्पेक्टिव पोस्टिंग जो हमने यहाँ पर सीखी। तो आज हमने समझा सिंगल कॉलम कैश बुक का कैसे प्रिपरेशन होता है और उनकी पोस्टिंग कैसे होती है। इन द सेम वे हमने साथ में ये भी समझा कि डबल कॉलम कैश बुक का क्या फॉर्मेट है और उनकी पोस्टिंग और बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है। साथ में ये भी समझा कि बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्या है और बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या है, प्लस उसका प्रेजेंटेशन कैश बुक के अंदर किस तरह से होगा वो भी हमने समझा। मान लो कि यहाँ पर ये जो परचेज आपने की है वो 8,000 की ना होकर मान लो ये 38,000 की परचेज होती। अगर ये परचेज 2,000 कैश में और 38,000 बैंक से पेमेंट किया, लेकिन बैंक में बैलेंस कितना है? 30, आपने पेमेंट कितना कर दिया? 38,000। 8,000 एक्सिस पेमेंट कर दिया बैंक में बैलेंस ना होने के बावजूद, तो ये 8,000 आपको कहां से मिले? बैंक ने आपको उधार दिए। वो क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसे समझते हैं। इधर की टोटल 13, इधर 2,000, तो 13 मेंशन करके 11,000 का बैलेंस आता है। लेकिन इधर की टोटल आएगी 30 और इधर की टोटल आ रही है हमारी 38,000। दोनों में से बड़ा कौन? 38, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है 38,000। इधर की टोटल 38 है, वो आपने मेंशन की, वही टोटल इस साइड में भी मेंशन होगी। अब इस साइड में आपका बैलेंस बनेगा, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैश में कुछ भी नहीं है क्योंकि कैश में पॉजिटिव बैलेंस है जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। वही बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, कितना? 38 और यहाँ 30, कितना नेगेटिव है? 8,000। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट डेबिट साइड में आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आना कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? और ये जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस, ये पॉजिटिव कैश बैलेंस है। इसकी पोस्टिंग जब आप करोगे तो अपोजिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ 11,000
और बैंक में कोई बैलेंस नहीं है 2 में, तो आप यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। इधर आ रहा है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसकी पोस्टिंग जब आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में कुछ भी नहीं है, बैंक में है आपका 8000। जब आप नेक्स्ट मंथ में और कोई ट्रांजेक्शन कैश बैंक से रिलेट करेंगे तो आप इनके नीचे इन्हें मेंशन करते जाएंगे, और ये सारी प्रिपरेशन जो होगी वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग हम कहां से करते हैं, जर्नल से, और जर्नल में सारी एंट्रीज जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, जो पहले हुआ वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में हुआ वो बाद में लिखा जाएगा। इसी तरह से आपको डेट को देखते हुए, टाइम को देखते हुए इन्हीं ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हुए जाना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करना है और बैलेंसिंग देखनी है कि कैसे हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे। आगे जाकर बच्चों एक चीज और ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 बैंक अकाउंट है, आपका एक अकाउंट SBI में है और दूसरा अकाउंट ICICI में है, तो आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं सामने वाले को, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बैंक के कॉलम के 2 टुकड़े कर सकते हैं। मैं आपको इसी के अंदर वापस करके दिखा रहा हूं। ये हमारा बैंक का कॉलम, अब हमारे 2 अकाउंट हैं तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट है SBI, दूसरा है ICICI। इसी तरह से ये था हमारा बैंक का कॉलम, हमने इसके 2 पार्ट किए, SBI और दूसरा है ICICI। अब आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कौन से बैंक से पेमेंट किया। जो भी पेमेंट किया, अगर SBI से किया तो SBI के कॉलम में मेंशन करेंगे, अगर कोई पेमेंट ICICI से किया तो पेमेंट साइड दैट इज क्रेडिट साइड के ICICI के कॉलम में उन पेमेंट को मेंशन करेंगे। अगर कोई चेक आपने रिसीव करके डिपॉजिट किया और मान लो SBI में जमा कराया, तो आप यहाँ डिपॉजिट रिसिप्ट साइड में लिखेंगे और SBI के कॉलम में उस अमाउंट को मेंशन करेंगे। कोई चेक आपने ICICI में जमा कराया तो उस पार्टी का नेम जिससे वो चेक रिसीव हुआ, उसका नाम और उसका अमाउंट जो है वो ICICI बैंक के कॉलम में मेंशन किया जाएगा। और फिर जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपको 1, 2 एंड 3 तीनों ही कॉलम की इंडिविजुअल बेसिस पर बैलेंसिंग करनी है और फाइंड आउट करना है कि कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस है, SBI बैंक अकाउंट का कितना क्लोजिंग बैलेंस है और ICICI बैंक अकाउंट का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो आज हमने समझा सिंगल कॉलम कैश बुक का प्रेजेंटेशन विथ फॉर्मेट, डबल कॉलम कैश बुक का प्रेजेंटेशन विथ फॉर्मेट, एंड ऑल्सो डबल कॉलम के अंदर भी बैंक के अगर हमारे मल्टीपल अकाउंट है तो उनका कैसे प्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हमने आज समझा है। नेक्स्ट क्लास में जो हम समझेंगे वो होगा हमारा पेटी कैश बुक और उनका प्रिपरेशन, एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर पेटी कैश बुक, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बच्चों। थैंक यू।